हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ DPP1, जो कि टोटली वेस्ट है वेक्टर्स के लेक्चर 1 पे। जिन लोगों ने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है वेक्टर का, सबसे पहले लेक्चर 1 जाके देखेंगे। और ये जो DPP सेगमेंट है हमारा, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है स्कूल के एग्जाम में, या फिर आप JEE की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये DPP आपके लिए हेल्पफुल होगा। और एक चीज़, जो लोग नए हैं इस चैनल पे और जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। तो अब हम लोग बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अ वेक्टर A एंड B मेक्स एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस। आप फिगर में देख रहे होंगे कि A और B वेक्टर दिया हुआ है बेटे, 20 डिग्री 110 डिग्री एंगल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 5, मैग्नीट्यूड भी दिए हुए हैं 5 और 12। फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत ही सिंपल, रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों को निकालना है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, A का मैग्नीट्यूड 5 है, B का मैग्नीट्यूड 12 है, दोनों के बीच यहाँ एक्स एक्सिस और B के बीच 110 है, लेकिन हमें एंगल कौन सा चाहिए होता है? A और B के बीच। A और B के बीच का एंगल क्या होगा बेटा? अगर मैं ये थीटा मानूं तो ये क्या होगा? फटाफट तुम लोग बता दोगे। 110 माइनस 20 तो ये आएगा 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। क्या यही था? अब देख, A का मैग्नीट्यूड, A के मैग्नीट्यूड को A ऐसे भी लिख सकते 5, B का मैग्नीट्यूड को B भी लिख सकते 12। अब थीटा दोनों के बीच क्या है बेटा? 90 डिग्री। अब यहीं पे मैं cos 90 अगर लिखूँ तो cos 90 सबको पता है ये होता है लड्डू। अब सारे वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था ये। A 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस क्या मैं डायरेक्टली इसे लड्डू कर दूं, क्योंकि कॉस लड्डू मल्टीप्लाई होके ये लड्डू ही हो जाएगा ये। अब R इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 144, ये आ जाएगा बच्चे अंडर रूट 169 और ये आएगा हमारा 13। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग आप स्क्रीन पे देखो। 2 फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइन, अरे यार 10 डाइन है, आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर। फिगर भी दे रखा है क्वेश्चन का। देन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। अब ये देखो 10 डाइन, ये डाइन वो वाली डाइन नहीं है, एक थी डाइन। ये डाइन फोर्स का एक यूनिट होता है, वो डाइन है ये। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सर बहुत इजी है, मैं इसे A मान लूँगा, इसे B मान लूँगा और थीटा हमारा 60 डिग्री है ही, तो cos 60 की वैल्यू आ जाएगी सर 1/2 और आप लगा दोगे R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60 डिग्री, जो कि ये गलत होगा। क्यों? 60 डिग्री हम लोग एंगल नहीं लेंगे। याद करो पिछले लेक्चर में यहाँ पे देख 2 लॉ बताया था मैंने। एक ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या होता था? कुछ ऐसा कुछ ऐसा, ये A है ये B है, तो एंगल हम लोग कौन सा लेते थे भाई? बाहर वाला थीटा लेते थे। उसी तरह पैरेललोग्राम में ये वाला लेते थे हम लोग थीटा, इनसाइड वाला। अब देख यहाँ टेल टू टेल ज्वाइन है, यहाँ हेड टू टेल ज्वाइन है, यहाँ पे क्या है? हेड टू टेल ज्वाइन है। तो हेड टू टेल में कौन सा एंगल? बाहरी एंगल लेते हैं। ये 60 डिग्री तब लेते जब टेल टू टेल ये ऊपर होता, तो यहाँ के अकॉर्डिंग थीटा ले सकते थे। लेकिन ये तो भैया यहाँ है, ये टेल टू हेड है, तो टेल टू हेड में ट्रायंगल लॉ में क्या लेते थे? आउटसाइड वाला एंगल। तो यहाँ पे एंगल लोगे आप लोग 120 डिग्री। अब जिन लोगों ने पिछला लेक्चर ढंग से देखा होगा, तो यहाँ पे 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री है। तो क्या मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे कि जब भी 2 वेक्टर इक्वल हो, एंगल बीच का 120 डिग्री हो, तो उस वेक्टर का रिजल्टेंट भी 10 ही आएगा। अब आप लोग ऐसे भी लगा दो R इक्वल टू, यहाँ पे थीटा क्या लेना है? यहाँ पे थीटा ये नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ थीटा लेंगे 120 डिग्री। तो यहाँ भी ये आप लोग 120 डिग्री लोगे आप लोग। अब यहाँ पे पुट कर दो फटाफट। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ भी 10 का स्क्वायर, ये आएगा -1/2। ये से ये गया भाई, ये -10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कैंसिल, तो R आ गया हमारा 10। बहुत ही सिंपल।
गॉट इट। अब ये क्वेश्चन भी देखो सेम क्वेश्चन है यार, फटाफट तुम लोग आंसर बता दोगे। बताओ क्या होगा। टू फोर्सेज ईच इक्वल टू एफ, दोनों फोर्सेज एफ के बराबर है। एक्ट एज शोन इन द फिगर, देयर रिजल्टेंट इज। अब एक बात बताओ, एक बात आप ही लोग बताओ, दो वेक्टर इक्वल हो, दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री हो, तो उनका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, एफ के बराबर ही आएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट एफ होता है। आप लोग इसको सॉल्व भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन and the magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of forces? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। सबसे पहले ऐसे सवाल है तो सबसे पहले डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाते ये क्वेश्चन दिखने लगेगा तुम्हें कि आखिर हो क्या रहा है इस सवाल में। अब मैं ए स्मॉलर वेक्टर मान रहा हूँ जिसका मैग्नीट्यूड कम है, और बी बिगर वेक्टर मान रहा हूँ जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चे, ये रिजल्टेंट हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अल्फ़ा हमने 90 डिग्री ले लिया। अब क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये दे रखा है कि इन दोनों का सम, इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम। डैट मीन्स ए प्लस बी हमें दे रखा है 18 और सिर्फ रिजल्टेंट दे रखा है बच्चे 12। अब एक बात बताओ, तुम लोग अगर ए और बी निकालना है तो फार्मूला तो यही पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें ना तो हमें ए पता ना हमें बी पता इंडिविजुअली, आर तो पता है, कॉस थीटा भी नहीं पता। अब कॉस थीटा कौन सा है, ये थीटा है हमारा, ये थीटा नहीं पता। तो याद करो यहाँ पे अल्फ़ा एक इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा बताया था मैंने पिछली क्लास में, ये पिछली क्लास में बताया था मैंने। अब यहाँ पे अल्फ़ा है 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, अगर ये tan 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी के बराबर। और वो तभी पॉसिबल है जब ये हमारा क्या हो जाए, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाए। तो क्या मैं a प्लस बी कॉस थीटा को 0 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। तो कॉस थीटा हमारा आ जाएगा बच्चे माइनस ए बाई बी। तो कॉस थीटा हमारा आ गया माइनस ए बाई बी। अब यहाँ पे ये सारे वैल्यूज पुट करोगे आप लोग, तो आर की वैल्यू दे रखी है 12, मैं यहाँ 12 लिख दूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी को लिख सकते हैं आप 18 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए बाई बी है। यहाँ पे बी से बी कर दो कट। अब दोनों साइड आप लोग स्क्वायरिंग करोगे। 12 का स्क्वायर 144, यहाँ स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर आएगा बच्चे 324 प्लस ए स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36a, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो ये आएगा माइनस 2a स्क्वायर। क्या मैं ये काट कर दूँ तो ये आएगा बच्चे, ये 36 इधर लाओ आप, 36a इक्वल टू 324 माइनस 144, ये आएगा। सब्ट्रैक्ट करो आप तो 4 से 4 क्या आएगा 0, ये 2 है ये 4 है तो ये आएगा बच्चे 8, ये 2 माइनस 1 180 आ गया। ये a की वैल्यू आएगी 180 बाई 36। अब आप लोग 18 2 जा कट करो, अब 10 तो ये आएगा 10 बाई 2 5। अब ये आ गया 5। अगर a हमारा 5 है तो b हमारा कितना आएगा बताओ, यहाँ से ये आएगा 13। तो आंसर क्या आएगा 5,13। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन करने के पहले हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत यूजफुल होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन ये। अब देख कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होता क्या है, तो सबसे पहले एग्जांपल मैं लेता हूँ बच्चे, ये मास m है, यहाँ से मान लो एक आदमी खींच रहा है इसे 10 न्यूटन से, इस साइड से भी एक जोर लगाए हुए 10 न्यूटन। अब एक बात बताओ, दोनों 10 न्यूटन एक इधर एक इधर, मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, इधर से एक आदमी खींच रहा 10 से, इधर से भी 10 से, क्या मैं कहीं जाऊँगा, ना इधर जाऊँगा ना इधर जाऊँगा, तो इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर कोई इधर से खींच रहा है 20 से और इधर से कोई खींच ले 40 से, तो किधर जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता कि इस ऑब्जेक्ट पे, ये m मास पे नेट फोर्स लग रहा है कितना न्यूटन, 20 न्यूटन।
क्योंकि ये इसको कट कर गया। अब ये 40 है, ये 20 है, तो 40 माइनस 20 कितना आएगा? 20। अब एक और एग्जाम्पल, अब देखो ये एग्जाम्पल में बताओ कि ये जो मास है किधर मूव करेगा, कहाँ जाएगा ये मास, ये वाला। तो सर यहाँ देखें तो ये 10 इधर और ये 10 इधर, ये दोनों सर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ ये 20 ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो ये 60 है, ये 50 है, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस पे नेट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और 60 माइनस 50 हो जाएगा हमारा 10। अब एक बात बताओ, ये 10 कितने वेक्टर से बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6, और वहां पे वो जो था वो भी कितने वेक्टर से बना हुआ था? 4 से। तो एक बात बताओ, ये वेक्टर को कितने कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 से बना हुआ था और वहां पे 4 से बना हुआ था। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इधर भी एक फोर्स लगा दूं कुछ 60 न्यूटन का, यहां भी लगा दूं 60 न्यूटन का, तो भी नेट कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो एक बात बताओ, किसी एक वेक्टर को, किसी भी सिंगल वेक्टर को हम लोग कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं? इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट ब्रेकिंग हो सकता है। लेकिन एक और होता है कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक होता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये तो था कि एक वेक्टर को, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, किसी भी सिंगल वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में तोड़े जा सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी एक वेक्टर को कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़े जा सकते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे, अब आ जाओ बच्चा लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे। तो देखो ये एक डायग्राम बनाया मैंने, यहाँ से मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है। अब देख, ये रिजल्टेंट है 10√2 न्यूटन। क्या मैं इसे ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता? लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये हमारा बेस है। अब याद करो, इसके पहले जब मैं डिराइव करवा रहा था ट्रायंगल लॉ, ये ए था बच्चे, ये था बी, और ये एंगल था थीटा। क्या बताया था वहाँ पे मैंने? इसको दो पार्ट में ब्रेक किया था, याद करो। कुछ ऐसे 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 90 डिग्री का बनाया था। ये आया था हमारा बी कॉस थीटा, और ये क्या आया था? बी साइन थीटा। उसके बाद मैंने ये हटा दिया था। तो इस वेक्टर को मैंने कितने पार्ट में तोड़ा था? बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अब इन दोनों का अगर नेट भी करो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन दोनों का, तो क्या आएगा? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मुझे जैसा लगता है कि यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता वापस से 1। तो क्या बी ही आ रहा है? इस वेक्टर को कितने पार्ट में तोड़ा था? दो पार्ट में। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देख, ये 10√2 है, तो यहाँ पे 10√2 का ये बेस जो है, क्या मैं ये लिख सकता? ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो 10√2 कॉस 45 डिग्री, जो कि क्या आएगा बच्चे? 10√2 इंटू कॉस 45। बताओ 1/√2, √2 से √2 गया, 10 आ गया ये। उसी तरह ये क्या आएगा? 10√2 साइन 45 डिग्री, जो कि आएगा 10√2 इंटू साइन 45, 1/√2। ये √2 से ये √2 गया, तो ये भी आ गया 10। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना आएगा? क्या यही आएगा? 10√2। तो किसी भी वेक्टर को आप दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ सकते अगर वो 2 डायमेंशन में है। कितने डायमेंशन में है ये? एक्स और वाई में। तो एक्स वाई कौन सा डायमेंशन होता है? 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन भी आएगा, वो आगे देखेंगे, अभी 2 डायमेंशन का देखो। तो एक बात बताओ, इसको एक अलग तरीके से, अगर ये 10 है तो यहाँ से अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 होगा, बिल्कुल 10 होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखो ये एग्जाम्पल, इसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो आप क्या करो, यहाँ से ऐसे बना लो, यहाँ से ऐसे बना लो। इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा यहीं से। तो ये क्या आएगा? ये वाला क्या आएगा? ये क्या आएगा बताओ? क्या 100 cos 60 आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये क्या आएगा बच्चे? 100 sin 60। क्लियर है? तो इस वेक्टर को मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब यहाँ पे बताओ कि ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये डायगोनल, डायगोनल ही रिजल्टेंट देता है। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट यही आएगा? बिल्कुल आएगा। तो किसी भी एक वेक्टर को अगर वो 2 डायमेंशन में हो
तो 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते, 3 डायमेंशन में हो तो 3 पार्ट में ब्रेक होता है, वो मैं अभी दिखा रहा हूं। अब 3 डायमेंशन वाला देखो, 3 डायमेंशन में कुछ ऐसा वेक्टर दिखेगा बच्चे। अब इसको ऐसे इमेजिन कर सकते कि ये एक कमरा है, कमरा में ये एक लोअर साइड है बेटा, ये अपर साइड, ये लोअर साइड, ये अपर साइड। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर एक कमरे में ये ऐसे मैं करूँ तो कितना एक्सिस यहाँ से बन रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा जेड एक्सिस। तो ये वेक्टर अगर एक फोर्स इधर लगाऊं, एक फोर्स इधर लगाऊं और एक फोर्स इधर लगाऊं तो ये तीनों का नेट कुछ ऐसा ही आएगा। तो इसके कितने कंपोनेंट तो टूट सकते हैं 3 डायमेंशन में, 3। तो अगर स्पेस की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे सिलेबस में स्पेस को 3 डायमेंशन में ही पढ़ाया गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये चीज़ याद रखोगे कि अगर कोई वेक्टर 2 डायमेंशन में अगर हो, एक प्लेन में हो, तो उसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। अगर 3 डायमेंशन में हो तो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। और अगर ऐसे ही एक वेक्टर रखा हुआ हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नाम भी नहीं लिया गया हो, तो उसे इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़े जा सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। What is the maximum number of components into which a vector can be split? कहीं भी रेक्टेंगुलर का नाम नहीं है तो कितने पार्ट्स में होंगे बच्चे, इनफाइनाइट पार्ट्स। अभी आप लोगों को समझाया था मैंने। अब नेक्स्ट, what is the maximum number of rectangular components into which a vector can be split in its own plane? अगर प्लेन की बात हो तो सिर्फ 2 डायमेंशन में एक प्लेन होता है, याद रखना। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन एक्स और वाई एक्सिस। तो कितने पार्ट्स में ब्रेक किए जा सकते हैं, 2 पार्ट्स में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 करेक्ट होगा। अब अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन स्पेस। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब आ जाओ वापस इस क्वेश्चन पे। 2 horizontal forces of magnitude 10 Newton and P Newton act on a particle। बहुत बढ़िया। The force of magnitude 10 Newton acts due west की तरफ लग रहा है, and the force of magnitude P Newton acts on a bearing of 30 degree east of north as shown in the figure। The resultant of these 2 forces act due north। Find the magnitude of this resultant। बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सीखने के बाद। देखो कैसे, सबसे पहले इसका नेट जो आएगा ये इस तरफ आ रहा है, नॉर्थ की तरफ। ये बना लो इमेजिन करने के लिए, ये बना लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब अगर ऐसे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये इसका ये पार्ट और इसका जो इस साइड कंपोनेंट आएगा वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। जैसा कि मैंने ब्लॉक वाला एग्जाम्पल लिया था कि ये एम मास है, यहाँ 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन और ऊपर 10 न्यूटन। तो ये दोनों कैंसिल करके ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। अब एक बात बताओ, इसका कितना, ये P कितने पार्ट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा। तो इसको तोड़ के देखते हैं। ये आएगा हमारा P sin 30 और ये हमारा आएगा बच्चे P cos 30 डिग्री। अब अगर नेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया है तो इसे आप हटा दो, अब ये मेरे काम का नहीं रहा। अब ये 10 न्यूटन, ये P sin 30, तो क्या मैं P sin 30 को 10 के बराबर लिख सकता। P sin 30 होता है बच्चे 1/2 10 के बराबर, तो P आ गया हमारा 20, ये आ गया 20। अब P हमारा 20 आ गया तो ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा 20 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है बच्चे, √3/2। तो ये क्या आ गया बताओ, 10√3। अब यही रिजल्टेंट है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 10√3 इज द फाइनल आंसर। देखो कितना इजी हो गया ना कंपोनेंट मेथड से। अब देख, जैसे ये सवाल भी बताया था कि 2 इक्वल फोर्सेस अगर 120 डिग्री का एंगल बनाए तो उनका रिजल्टेंट F के बराबर ही होता है। उसे भी कंपोनेंट से आप कर सकते, कैसे? तो एक बात बताओ, ये फोर्स F है, ये भी फोर्स F है बच्चे, ये हमारा कितना डिग्री, 120 डिग्री। अब आप क्या करो, इसका 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, ये 120 तो ये 60 डिग्री। F का इधर क्या आएगा, F cos 60,
जिसे आप लिख सकते f/2, और इधर क्या आएगा f sin 60, जिसे आप लिख सकते √3f/2। अब एक बात बताओ, f में से f/2 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेट इधर आएगा f/2 और ये आया √3f/2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो हमारा क्या आएगा बताओ, f/2 का होल स्क्वायर प्लस √3f/2 का होल स्क्वायर बच्चे, तो ये आ जाएगा f²/4 प्लस √3 का 3f²/4, तो 3 + 1 4, 4/4 तो क्या f के बराबर ही आएगा। देखो तो इस सवाल को भी आप कंपोनेंट ब्रेक से कर सकते, तो देखो बहुत इजी हो जाता है कंपोनेंट ब्रेकिंग से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ वेक्टर a एंड b आर सच दैट a + b का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के बराबर है और b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, मतलब a b दोनों इक्वल है और रिजल्टेंट भी उनका इक्वल है, तो ये केस तभी होता है बच्चे जब एंगल दो वेक्टर के बीच क्या हो, 120 डिग्री। तो एक बात बताओ, ये a को अगर मैं कुछ x मान लूँ और ये हमारा है बच्चे b को भी अगर मैं x मान लूँ, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है, इन दोनों का x के बराबर ही आ रहा है, x के बराबर ही आ रहा है। अब ये तभी संभव है जब इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। अब हमसे ये पूछा गया है कि a - b का मैग्नीट्यूड बताओ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में मैंने क्या बताया था कि b जो प्लस है उसका b का डायरेक्शन क्या कर दो, उल्टा। तो ये b ऊपर है तो -b का कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज a, और b कैसा बनेगा बच्चे, जस्ट उसका अपोजिट b, और ये -b वेक्टर कहलाता है वेक्टर के फॉर्म में। एंगल कितना, ये 120, तो ये कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, फार्मूला रिजल्टेंट का वही होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री बताओ, 60 डिग्री। अब आप यहाँ x पुट कर दो, मैग्नीट्यूड तो x ही है, x² प्लस 2x² कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 गया बच्चे, x² प्लस x² रिजल्टेंट आ गया √3x², जो कि आएगा √3x। अब x हमने किसे माना था, a को माना था, और a के टर्म में ही सारा ऑप्शन है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा बताओ, √3 टाइम्स a। दिस विल बी द आंसर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज r1। On reversing the vector b, the resultant becomes r2. What is the value of r1 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर? बहुत ही सिंपल। सबसे पहले सिचुएशन बना लो कि ये दिखेगा कैसा, क्या कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमारा a है और ये हमारा b है बच्चे, इन दोनों के बीच का एंगल मैं मान रहा हूँ थीटा। अब एक और बना लेता हूँ मैं, ये हमारा a है और ऑन रिवर्सिंग b, रिवर्सिंग b का मतलब ऐसे हो जाएगा उल्टा बेचारा, ये हो जाएगा -b। इन दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा बताओ, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना यार, डायरेक्शन चेंज हुआ है सिर्फ, तो r1 अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r1 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चे, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये भले ही -b है लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, डायरेक्शन चेंज हुआ है बस। तो यहाँ पे अगर r2 मैं निकालूँ तो r2 क्या होगा बच्चे, a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो r2 इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस
थीटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ cos 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा। अब देखो यहाँ भी अगर R2 का स्क्वायर करोगे बच्चे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब अगर मैं R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर लिखूँ तो a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर यहाँ भी तो 2a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर यहाँ भी b स्क्वायर यहाँ भी क्या बन गया 2b स्क्वायर। अब ये प्लस 2ab ये माइनस 2ab कैंसिल होके क्या हो जाएगा लड्डू। तो हमारा नेट आंसर क्या आएगा बताओ 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। अब आ जाओ कुछ सिंपल क्वेश्चंस पे, देखो स्क्रीन पे। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट इज। ऑलरेडी एक एग्जांपल मैं ले चुका हूँ, कौन सा वाला, ये वाला। ये 10 kg है बच्चे, यहाँ से अगर मैं 20 न्यूटन लगाऊँ, यहाँ से भी अगर मैं 20 न्यूटन लगाऊँ, नेट क्या होगा लड्डू। तो मिनिमम नंबर क्या होने चाहिए 2। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, मतलब एक्स और वाई एक पेज पे होना चाहिए। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे ही होना चाहिए। अब अनइक्वल मैग्नीट्यूड का बोला गया है तो एक बात बताओ, सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि इधर मैं 30 न्यूटन लगाऊं और यहाँ पे क्या लगा दूं बच्चे, यहाँ पे मैं लगा दूं एक 20 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन का, तीनों डिफरेंट है, नेट क्या होगा 0। अब तुम लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे, एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अगर एक बात बताओ, यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है बच्चे, यहाँ भी 10 न्यूटन लग रहा है, और इस साइड में बिल्कुल ऐसे 10√2 न्यूटन लगा दूँ तो भी क्या होगा, इस पे नेट फोर्स 0 ही होगा। अब पूछोगे कैसे, तो देख ये 10 और ये 10 मिलके क्या आएंगे, क्या 10√2 ही आएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये 10√2 आएगा। अब ये दोनों क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। तो इस केस में आंसर क्या होगा, 3 मिनिमम वेक्टर होने चाहिए। अब आ जाओ अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। अब यहाँ प्लेन हो गया भाई डिफरेंट, तो डिफरेंट प्लेन है तब हमें ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। अब देखो डिफरेंट प्लेन का मतलब ये हुआ कि ये देखो मार्कर है 2, और ये अगर ऐसे रखूँ, ऐसे ऐसे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये सेम प्लेन में आ गए। डिफरेंट प्लेन में कब होगा, जब ये ऐसे आ जाए। अब देखिए ये तीनों तो कभी 0 दे नहीं सकता। अब एक बात बताओ, यहाँ कोई पार्टिकल है, ऐसे तुम खींच रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है ऐसे चलेगा। कुछ ऐसा सिचुएशन में हो सकता है, देखो ये दोनों का इधर, ये दोनों का उधर, तो मिनिमम कितने होने चाहिए 4, मिनिमम 4 होने चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। अब देखो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का वेक्टर सम क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का मैक्सिमम क्या हो सकता, तो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन अगर सेम डायरेक्शन में लगे तो मैक्सिमम जो फोर्स आएगा वो आएगा बच्चे 16 न्यूटन, और मिनिमम जो आएगा वो क्या आएगा बताओ, दिस इज़ 10 न्यूटन एंड दिस इज़ 6 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा F मिनिमम 4 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन और 6 न्यूटन को तुम अलग अलग एंगल पे भी लगा सकते, तो ये जो आएगा 10 और 6 का 16 और 4 के बीच का ही वैल्यू आएगा। तो आप लोग ऑप्शन में तलाशोगे 16 एंड 4 के बीच का, तो ऑप्शन में हमारा 8 न्यूटन ही है। देखो तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 8 न्यूटन वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, वेक्टर सम ऑफ 2 फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी। अब देखो कैन नॉट बी आ गया, तो कैन नॉट बी का मतलब क्या नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, इन दोनों का मिनिमम क्या आ सकता है 4, मैक्सिमम क्या आ सकता है 16, तो हमारा वैरी किसके किसके बीच करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। तो ऑप्शन देखो 4 और 16 के अलावा कोई है, तो यहाँ पे ऑप्शन है
2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन हमारा नहीं होगा, तो 2 न्यूटन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। अब एक बात बताओ, क्या सेम कंसेप्ट यूज होगा यहाँ भी? अब देख, पहला ऑप्शन 2 और 2 का मैक्सिमम फोर्स क्या आएगा 4 और मिनिमम क्या आएगा 0। 0 और 4 के बीच में क्या 2 लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है, तो ये आएगा ऑप्शन 1, मतलब ये है कि 2 देगा नेट। अब ऑप्शन 2 देख, 1 + 1 क्या आता है 2 और 1 - 1 क्या आता है 0 और 0 से 2 के बीच में 2 लाई कर रहा है, मतलब ये भी 2 न्यूटन देगा। अब थर्ड ऑप्शन देखो, 3 + 1 मैक्सिमम क्या देगा 4 और 3 - 1 मिनिमम क्या देगा 2, तो यहाँ भी 2 आ रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन देख, 4 + 1 मैक्सिमम क्या दे रहा है ये 5, लेकिन 4 - 1 मिनिमम क्या दे रहा है 3, मतलब इसका जो इंटरवल है 3 से 5 के बीच का ही है, तो 2 तो आ नहीं रहा है, तो इसमें हमें चाहिए कैन नॉट, जो नहीं दे सकता। तो कौन नहीं दे सकता? 4 ऑप्शन नहीं दे सकता, तो इसका आंसर होगा 4 ऑप्शन। क्वेश्चन, इफ a + b = c। अब देख, वेक्टर सम भी c के बराबर है और a + b का इंडिविजुअल सम भी c के बराबर है, देन एंगल बिटवीन a एंड b इज। अब एक बात बताओ, ऐसा सिचुएशन कब आता है? जब कुछ ऐसा हो, ये मास m है, 10 न्यूटन इधर लग रहा हो और 5 न्यूटन इधर लग रहा हो, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट क्या आएगा 15 न्यूटन, और इंडिविजुअल सम भी कितना आ रहा है 15 न्यूटन। तो ये तभी पॉसिबल है ये केस, a + b = r और a + b = r। यहाँ पे c दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे c दिया हुआ है तो इसको c अगर रख लो, लेकिन हम लोग रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट ये कब हो सकता है? जब एंगल क्या हो बच्चे, थीटा 0 डिग्री हो, तभी पॉसिबल है ये। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।